दोस्तों, आज की कहानी है सैलरी। अपनी बीमार पत्नी पल्लवी जी को रसोई में काम करते हुए देख अवधेश जी को बहुत तकलीफ हो रही थी। कुछ देर बाद पहले जो उनका बेटा नंदू यूं बोलकर गया, वह जहर की तरह था। चाहकर भी उन बातों को भुला नहीं पा रहे थे। उन्हें आज भी याद है जब तक वह नौकरी कर रहे थे, कभी बेटे से कुछ भी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उनके कहने से पहले ही उनका बेटा उनकी सारी जरूरतों को पूरा कर देता था, क्योंकि वह अपनी सैलरी बेटे को ही संभालने के लिए ही देते थे। रिटायरमेंट की कुछ वक्त ही बचे थे और अवधेश जी को एक दिन हार्ट अटैक आया और उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। अस्पताल में भर्ती किया गया, काफी खर्चा हुआ। परिसर की दया सेवा से स्वस्थ होकर घर लौट आए। आज जब उन्होंने अपने बेटे बहू से कहा कि मेरे महीने की दवाई खत्म हो गई है और तुम्हारी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो दफ्तर से आते वक्त दवाई लेते आना, नंदू ने जवाब दिया, बाबूजी, अब मेरे पास आप लोगों पर खर्च करने के लिए एक भी रुपया नहीं है। आपके रिटायर के जितने भी पैसे आपको मिले थे, वह सब आपके इलाज में खर्च हो चुके हैं। आपको क्या लगता है बड़े बड़े अस्पताल में मुफ्त में इलाज होता है? 2-3 दिन ठहर जाइए, आपके पेंशन का पैसा आ जाने दीजिए, मैं तो आप दोनों की दवाई ला दूंगा। पल्लवी जी वहां आई और बोली, बेटा ठीक है, 2 दिन बाद ही दवाई ला देना, पहले तुम कुछ खा पी लो। तभी नंदू की पत्नी रंजना आई और बोली, मैं कब से आपका बाहर गाड़ी के पास इंतजार कर रही हूँ। आप लेट से पहुँचेंगे तो फिल्म का मजा ही किरकिरा हो जाएगा। चलो, नंदू बोला, माँ आज हम लोग बाहर खाना खाएंगे और आप लोग अपना देख लेना। इतना कहकर बेटा पत्नी के साथ निकल गया। अवधेश जी पल्लवी जी से बोले, देख रही हो पल्लवी, जो बेटा तुम्हारे हाथ के बने हुए खाने को कभी छोड़ना नहीं चाहता था, आज बीमारी हालत में तुम्हें खाना बनाने के लिए कहकर चला गया। पल्लवी जी बोली, क्या कीजिएगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। मुझे आज भी याद है कि जब भी बीमार पड़ता था और हमारे पास पैसे नहीं होते थे, आप पड़ोसियों से उधार लेकर कई किलोमीटर दूर जाकर इसके लिए दवाई लेकर आते थे। आज वही बेटा हमें बीमारी हालत में छोड़कर मौज मस्ती करने चला गया। अवधेश जी उदास होकर बैठ गए। पल्लवी जी उनकी उदासी दूर करने के लिए रसोई में गई और झट से खाना बना करके ले आई और बोली, अजी सुनते हैं, देखिए खाकर कैसी सब्जी बनी है और आप चिंता क्यों करते हैं? मैं कल ही बैंक जाकर कुछ पैसे निकाल लूंगी और आपकी दवाइयाँ ले आऊंगी। मेरे सर्दी जुकाम बुखार का क्या है, काढ़ा बनाकर पी लूंगी, वह तो ठीक हो जाएगा। चलिए आप अब खाना खा लीजिए। अवधेश जी बोले, नहीं पल्लवी, तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। शायद मेरे पुराने बक्से में कुछ पैसे रखे होंगे, तो कल मैं ही दवाई ले आऊंगा। इतना कहकर दोनों खाना खाकर आराम करने लगे। अगली सुबह दवाई लेने के लिए निकल गए और पल्लवी जी अपनी बेटी सुनीता को याद करके रोने लगी। लोग कहते हैं शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है। बेटे की शादी को भी 5 साल ही हुए और वह ऐसा पराया हो गया कि अपने ही माता पिता उसे बोझ लगने लगे। पल्लवी जी उस दिन को याद करने लगी जबकि उनका बेटा एक अच्छी मल्टी नेशनल कंपनी में अच्छे पद पर नियुक्त हुआ था। उस दिन माता पिता खुद को कितना भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। बेटे की नौकरी लग गई थी तो माता पिता उसके सर पर सेहरा बांधने के लिए उत्साहित थे। जब पल्लवी जी ने बेटे से उसकी शादी की बात की तो नंदू ने अपनी माँ की बात बताई कि रंजना नाम की लड़की को पसंद करता हूँ। माता पिता ने
कोई ऐतराज नहीं किया और बेटे की उसी के लिए उन्होंने अपनी सहमति दे दी और धूमधाम से दोनों की शादी हुई। शुरू शुरू में रंजना ने सबसे बहुत अच्छे से बात की। जब दोनों दंपति हनीमून के लिए घूमने गए और घूमकर वापस आए तो ढेर सारे उपहार लेकर आई, तो उन उपहारों में ससुराल वालों के लिए कुछ नहीं था, बल्कि सिर्फ उसके मायके वालों के लिए ही था। पल्लवी जी ने रंजना की नादानी समझकर इस बात को टाल दिया और बेटे बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगी। 15 दिन नहीं हुए थे बहू को आए हुए कि बेटे के साथ उसने दफ्तर जाना शुरू कर दिया। अब पल्लवी जी सुबह उठती, बेटे बहू के लिए टिफिन बनाती और घर का सारा काम करती थी। देखते ही देखते 1 साल हो गया। बहू ने खुशखबरी दी, पर कभी भी अपना थोड़ा सा वक्त सास ससुर को नहीं दे पाई। यहाँ तक कि जब भी सुनीता मायके से आई, उससे भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। खैर धीरे धीरे समय भी इतने बीतने लगा। अब सबको रंजना के व्यवहार की आदत सी हो गई थी। समय बीता, अवधेश जी रिटायर हुए। पत्नी के साथ पार्क जाकर सबके साथ योगा करते और अपना पूरा समय पल्लवी जी के साथ बिताते। परंतु इंसान जो चाहे हर बार वह होता नहीं। समय को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ वक्त बाद ही उनकी तबीयत बहुत खराब हुई और वह अस्पताल पहुंच गए। बेटे ने बताया कि उनके रिटायरमेंट का सारा पैसा इलाज में खत्म हो गया। पर यहाँ बात पैसे की नहीं थी, बल्कि बेटे बहू के मन से माता पिता के लिए सम्मान भी खत्म हो चुका था। पुरानी बातों को याद करते करते पल्लवी जी घर के काम निपटाने लगी। उधर अवधेश जी जब दवाई लेकर लौट रहे थे तो रास्ते में हलवाई की दुकान दिखाई, जहां गर्मा गर्म जलेबी निकाली जा रही थी। अवधेश जी पहुंचे। पल्लवी जी को जलेबी बहुत पसंद है। यही सोचकर उन्होंने अपने कुर्ते के जेब टटोलने लगे। अभी तो मेरे पास 20 रुपये बचे हैं। फिर क्या, उन्होंने जलेबी ले ली और घर की ओर चल दिए। शाम का समय था। दोनों दंपति जलेबी के मजे ले रहे थे। तभी उधर से बेटा बहू आए। बेटा खूब जोर से चिल्लाया, एक तरफ तो आप कहते हैं कि आपकी दवाई चाहिए और दूसरी तरफ आप जलेबी खा रहे हैं। क्या आपको मालूम नहीं है कि यह सब आप लोगों के लिए ठीक नहीं है? हद होती है चटोरेपन की। क्या बुढ़ापे में आप लोगों का दिमाग काम नहीं करना बंद कर दिया? हलवाई की दुकान पर जलेबी देखी, तुम्हारी माँ के लिए ले आया हूँ बेटा। रंजना बोली, कल तक तो आपके पास दवाई के पैसे नहीं थे, फिर आज पैसे कहाँ से आ गए? अवधेश जी बोले, हाँ बहू, वह मेरे पुराने बक्से में थोड़े पैसे थे, इसे उसे ले आया हूँ। वैसे तुम यह बात क्यों पूछ रही हो और मैं तुम्हें क्यों बताऊं? नंदू बोला, बाबूजी, यह मेरी पत्नी से किस तरह से बात कर रहे हैं और यह फालतू के खर्च करने की क्या जरूरत है? दिन रात हम दोनों मेहनत करते हैं और आप है कि जलेबियों के साथ मजे ले रहे हैं। आपको पता है आप लोगों की दवाइयों की वजह से हम पर कितना बोझ पड़ रहा है। फिर तो नंदू की इतनी जली कटी बातें दोनों को सुनाई कि जलेबियों का मीठापन उन्हें कम ना कर सका। रंजना बोली, पापा जी, पूरे दिन तो आप अखबार पढ़ते हैं, फिर टीवी देखते हैं, कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी क्यों नहीं कर लेते? अरे हाथ पैर चलाया कीजिए तो तबीयत भी खराब नहीं होगी। एक बार बैठकर खाने की आदत लग जाएगी तो इंसान बेकार हो जाता है। पल्लवी जी बोली, बहू यह कैसी बातें कर रही हो? अभी रिटायरमेंट हुए तुम्हारे ससुर को 1 साल हुआ होगा और इतने कम समय में हम दोनों बेकार होते हैं। रंजना बोली, बेकार नहीं है तो क्या? अब अगर कोई अकेला बैठकर खा रहा है और दूसरा कमा रहा कर ला रहा है, तो अब कोई अकेला बैठकर खा रहा है तो दूसरा काम कर रहा है, तो अगला बेकार ही हो और बोझ ही होगा। जब आपके पति बाहर जाकर दवाइयाँ
और आपके लिए जलेबी ला सकते हैं तो क्या बाहर जाकर मजदूरी या कोई काम नहीं कर सकते? अवधेश जी उम्मीद भरी नजरों से अपने बेटे की तरफ देख रहे थे। बेटा चुपचाप खड़ा था, मानो अपनी पत्नी की बातों से सहमत हो। पल्लवी जी मन ही मन सोच रही थी, जिस पति के सामने पूरी दुनिया झुकती थी और उनकी ईमानदारी के चर्चे भी किया करती थी, आज उस पर उसके बेटे बहू उंगली उठा रहे हैं। उधर से पल्लवी जी उदास मन से वहां से जाने लगी। दरवाजे पर बेटी और दामाद को खड़ा देख उन दोनों का मुंह खुला का खुला था, मानो उन्होंने सारी बातें सुन ली हो। बेटी को देखते ही पल्लवी जी फूट फूट कर रोने लगी। बेटी ने माँ को सांत्वना दिया और कमरे में ले गई। इतना कुछ होने के बाद भी पल्लवी जी ने सबके लिए खाना बनाया, परंतु रंजना ने कमरे से निकलकर नहीं आई। बाद में वह चुपचाप खाना खाए और अपने कमरे में चले गए। इधर दोनों दंपति बेटी और दामाद से बैठकर बातें करने लगे। पल्लवी जी रो रो कर अवधेश जी को बोले जा रही थी, मुझे कहीं ले चलो, इस घर में मैं अब एक पल को नहीं रहूंगी। पल्लवी जी के दामाद बोले, माँ जी यह कैसी बातें कर रही हैं, आप क्यों इस घर को छोड़कर जाएंगी? हाँ बोल रही है कि यह घर आपका है, अगर किसी को जाना होगा तो वह आपका बेटा और बहू जाएंगे। आप तो पूरे हफ्ते अपने घर में रहिए। वक्त की नजाकत को देखते हुए बेटी और दामाद अगले ही दिन वापस चले गए। पल्लवी जी रोजाना की तरह सारा काम करती थी और बेटा बहू चुपचाप खाना खाते और दफ्तर चले जाते। अवधेश जी के दिमाग में जाने क्या चल रहा था। वह अक्सर सुबह जल्दी से घर से बाहर निकल जाते थे और शाम को लेट आते थे। जब कभी पल्लवी जी पूछते तो इतना ही कहते थे, जब वह वक्त आएगा तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक रोज अवधेश जी राजकुमार जी से कहा, आज मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, तुम उनके लिए कुछ अच्छी चीज बना देना। फिर उन्होंने बाहर से जलेबी और समोसे भी मंगवा लिया और एक छोटी सी पार्टी रखी। जब शाम को बेटा और बहू घर लौट आए तो यह सब देखकर बहुत हैरान हुई। नंदू बोला, बाबूजी यह क्या लगा रखा है? इस उम्र में पार्टी करना क्या शोभा देता है? और ऐसा क्या हो गया जो आपने अपने दोस्तों को यहाँ बुलाया है? अवधेश जी बोले, बेटा तुम्हें बड़ी जल्दी पड़ी रहती है हर चीज जानने की, थोड़ा सब्र रखो। अरे हाँ देखो, आज मैं सबके लिए जलेबियाँ लेकर आया हूँ, तुम विचार करो और देखो स्वाद कैसा है। रंजना आगे आकर बोली, अपनी दो कौड़ी की जलेबी अपने पास रखिए, यह मेरा घर है, कोई होटल नहीं जो यहाँ बुड्ढों की पार्टी हो रही है। बुड्ढों ने घर को गंदा करके रख दिया, आखिर बात क्या है, आज बताते क्यों नहीं है? तभी अवधेश जी ने एक के मित्र ने कहा, अरे भाई अवधेश, बता भी दो पार्टी किस खुशी में रखी है, वरना इस बार हार्ट अटैक मुझे आ जाएगा। इतना कहकर सब जोर जोर से हंसने लगे और रंजना का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचने लगा। अवधेश जी अगली अपनी कॉलर ऊंची करके बोले, अरे यार तुम यकीन नहीं करोगे, इस बेकार को अपने बच्चों को बोझ लगने वाले आदमी को भी नौकरी मिल सकती है। अब मैं बेकार नहीं हूँ और ना ही किसी पर बोझ हूँ। कान खोलकर यह बातें सुन ले। अपने बेटे की बहू की तरफ मुंह करके जोरदार आवाज में अवधेश जी बोले, इतने पर भी बात खत्म नहीं हुई। खबरदार जो किसी ने मेरी पत्नी या मेरे कहने की गलती दोहराई, मैं अपनी पत्नी और अपना खर्च आज भी उठा सकता हूँ। अवधेश जी अपने मित्र राजकुमार जी के आगे बढ़कर बोले, मित्र तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद, जो तुम्हारे बेटे ने मुझे अपने दफ्तर में अकाउंटेंट की नौकरी लगा दी। पता है तुम्हें मेरी सैलरी भी अच्छी खासी है, अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब तो हर महीने पार्टी कर सकता हूँ। इस खुशी में मैं आप सबका मुंह मीठा करवा रहा हूँ। सबने अवधेश जी और पल्लवी जी को बधाई दी और कुछ देर बाद सब चले गए। पूरे घर की हालत देखकर रंजना भुनभुना रही थी तो पल्लवी जी बोली, अरे बहू, घर मेरा है,
हमने अगर गंदा भी कर दिया है तो तुम क्यों लाल पीली हो रही हो? कौन सा आज तक तुमने घर में झाड़ू लगाया है या रसोई में पाँव रखती हो? या घर तुम लोगों के लिए घर कहाँ है? तुम लोगों ने तो इसे होटल समझ रखा है। आते ही खाना खाते हो, फिर अपने कमरे में बंद हो जाते हो। कौन बोला? माँ कैसी बातें कर रही हो? अवधेश बोला। बेटा शायद तुम बोल रहे हो कि आज जो कुछ इतने बड़े अमीर हो गए हो तुम्हारी माँ की मेहनत और योगदान से हुआ है। अरे रिटायर होने के पहले सब कुछ ठीक था, रिटायर होने के बाद इस घर का खर्च, दवाइयों का खर्चा इतना बढ़ गया कि हम तुम्हें बोझ लगने लगे। पिता की बातें सुनकर नंदू की नजर जमीन में धंसती जा रही थी, पर रंजना के चेहरे पर सिकन नहीं दिख रही थी। और अवधेश जी अपनी बुलंद आवाज में बोले, बेटा तुम हमारे बच्चे हो, हम तुम्हें बोझ नहीं समझते, इसलिए हम तुम्हें 15 दिन का समय दे रहे हैं, तो अपने लिए कोई ना नया घर देख लो। मैं अपने घर में अपनी मर्जी और आज़ादी से रहना चाहता हूँ। मैं उन लोगों के बीच नहीं रहना चाहता जो मुझे बेकार और बोझ समझते हैं, क्योंकि इस एक साल में जितने अपमान के घूंट हमने पिया है, अब तो मुझे हजम नहीं हो रहा है। मैं अपने स्वाभिमान के साथ साथ अपने घर में रहना चाहता हूँ। पिता की बातें सुनकर नंदू हैरान रह गया। वहीं रंजना का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने मन ही मन जोड़ घटाव लगाना शुरू कर दिया। गोवा जैसे शहर में मकान ढूंढना मतलब अपनी सैलरी देना, ऊपर से घर खर्च, खाना पीना। फिर नंदू ने इशारे से रंजना को पिता से माफी मांगने के लिए कहा। दोनों झट से अवधेश जी के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगे। हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पल्लवी जी बोली, बेटा नंदू हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। जो तुम्हारे बाबूजी कह रहे हैं वह सही कह रहे हैं। हम अपने घर में स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं। तुम भी अपने आशियाने का इंतजाम कर लो। तुम मेरे बेटे हो, मैं तुमसे मुंह मोड़ नहीं सकती, पर बेटे की प्रेम से बढ़कर मेरे पति का स्वाभिमान है, इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकती। अवधेश जी बोले, बेटा अब तुम हमें बोझ समझो या बेकार, हम तुम्हें अपना अंश समझते हैं, इसलिए हमने यह फैसला लिया है कि जब तक हम जीवित रहेंगे इस घर पर हमारा यह अधिकार होगा। हमारे मरने के बाद इस घर के 2 हिस्से होंगे, जिसमें तुम्हारी बहन का भी हिस्सा होगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इस बात से कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना कहकर अवधेश जी पत्नी को लेकर कमरे में चले गए। उस रोज रंजना को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने क्या खोया और क्या पाया, आज उन्हें समझ में आया कि एक स्वाभिमानी आदमी का दिल दुखाना कितना घातक हुआ। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।